स्वागत है आपका स्टडी क्लाउड चैनल पे। आज का टॉपिक है व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो चलिए शुरू करते हैं। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं पहले। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे दूसरे सत्याग्रही। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं प्रश्न। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया? प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे या कौन थीं? तो प्रधान सत्याग्रही थे विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? ये शुरुआत किया गया विनोबा भावे के द्वारा। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? महात्मा गांधी ने किया। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्रिप्स मिशन। तो शुरू करते हैं इसको। क्रिप्स मिशन 1942। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। इस मिशन ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला शर्त था, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा, भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने पर अधिकार दिया जाएगा निर्मित करने का, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। चौथा, युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक यानी पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद थे। अब देखते हैं इससे जुड़ा हुआ प्रश्न। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया? भारत में आया 1942 में। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु मार्च 1942 में भारत आया। ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे उनमें सम्मिलित थे। इनमें से कौन कौन थे? इनमें से भारत को एक डोमिनियन स्थिति दी जानी चाहिए। पहला, कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए, कि कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। तो इसमें से कौन सा सही है? 1, 2, 3, 4 सभी ये चारों एक साथ सही हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स ने मार्च 1942 में भारत पहुंचकर एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसकी प्रमुख शर्तें इस प्रकार थीं। पहला, युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा जो किसी बाहरी सत्ता का अधीन नहीं होगा। भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देसी रजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। तीसरा, ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी। युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नए कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। 1942 के क्रिप्स मिशन का एक महत्वपूर्ण पहलू था। इनमें से कौन सा?
तो इनमें से था बी, द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत पश्चात भारत संघ की स्थापना करना और उसे डोमिनियन पद प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? युद्ध समाप्त होने पर डोमिनियन दर्जा सही है। संविधान सदन द्वारा निर्मित संविधान मान्य सही है। नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व ऐसा नहीं था, ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। और चौथा, कोई भी सूबा भारतीय संघ से बाहर आ सकता है, ये भी सही है। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजनाओं में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, ऐसा नहीं था। स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले भारत को 2 भागों में विभाजित कर देना चाहिए, ये भी नहीं था। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना चाहिए कि वह राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, ये भी नहीं था। भारत को डोमिनियन स्टेटस दे देना चाहिए, ये उसमें था। तो केवल ऑप्शन डी जो है हमारा वो सही उत्तर है। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था, पोस्ट डेटेड चेक अपॉन ए क्रैशिंग बैंक? ये किसके दृष्टि में ऐसा था? महात्मा गांधी के दृष्टि में ऐसा उन्होंने कहा था। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जाए। द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विषम परिस्थितियों में भारतीय समर्थन हासिल करने के लिए और समाधान ढूंढने के लिए क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे, मार्च से अप्रैल 1942, और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने प्रारूप घोषणा के रूप में अपने प्रस्तावों की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। क्रिप्स प्रस्ताव के प्रावधान शामिल हैं भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए, ये नहीं था उसमें। संविधान निर्मात्री निकाय की रचना, ये था उसमें। तो ऑप्शन बी जो है वो केवल सही है। केवल 2, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। क्रिप्स मिशन के तहत युद्ध के पश्चात भारत को डोमिनियन अधिराज्य का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव था। क्रिप्स मिशन ने संविधान निर्मात्री निकाय की रचना के लिए भी प्रस्ताव किया था। यह संस्था भविष्य में ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से पृथक होने अर्थात भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए प्रस्ताव कर सकती थी। इस प्रकार केवल इसका कथन 2 जो है सत्य है। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा? विंस्टन चर्चिल ने भेजा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की भागीदारी और मदद मांगने के लिए मार्च 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार में मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा कहा गया था गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती। लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा। वायसराय और गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो का कार्यकाल भारत में सबसे लंबा था। इनका कार्यकाल भारत में वर्ष 1936 से 1943 तक रहा। भारत छोड़ो आंदोलन इन्हीं के कार्यकाल में महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। तो ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कीप सपोर्टिंग स्टडी क्लब। थैंक यू।